डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने लेक्चर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि इस चैप्टर का, जिस तरह आपको पता है कि नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन हो सकता है जो साइंटिस्ट के माइंड में आ जाए या कोई दूसरा बंदा उस साइंटिस्ट से पूछ ले, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं उस क्वेश्चन को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिस तरह करंट सिचुएशन में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है दैट इज कोविड-19, जो कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद बायो के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस साइंटिफिक मेथड को हम एडॉप्ट करते हैं उस मेथड को हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल मेथड। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज नोन एज बायोलॉजिकल मेथड। अब इस बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स आप प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या था? रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशन और उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। क्या हाइपोथेसिस किस तरह बनती है, क्यों, कैसे बनाई जाती है? हाइपोथेसिस की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी आपने? एक प्रोपोजिशन है, एक प्रपोजल है दैट माइट बी ट्रू, ये दुरुस्त भी हो सकता है। जिस तरह मलेरिया का कॉज क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसे बाद में इसे साबित किया गया कि वाकई में ही जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरिया का बायस बनता है, ठीक है। अब उसके बाद एक हाइपोथेसिस कि अगर हम बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारें, एक हाइपोथेसिस को अगर हम बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारें और वो हाइपोथेसिस फेल ना हो, डिसप्रूव ना हो, तो ऐसी हाइपोथेसिस को हम नाम देते हैं थ्योरी का। थ्योरी की क्या डेफिनेशन बनेगी? हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, कि बार बार उसे टेस्ट किया जाए और वो कभी रिजेक्ट भी ना हो, ऐसी हाइपोथेसिस को हम नाम देते हैं थ्योरी का, ठीक है। उसके बाद अगर थ्योरी को हम बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारें, बार बार, जिस तरह कि एक साइंटिस्ट अगर पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन मुख्तलिफ ममालिक में भी इसी हाइपोथेसिस के ऊपर तजर्बात किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर हर जगह साइंटिस्ट का जो रिजल्ट है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद सेम निकलता है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, तो क्या बन जाएगी? ऐसी थ्योरी एक लॉ बन जाएगी। और लॉ क्या होता है? ये कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ठीक है। जिस तरह डेंगू फीवर, जो डेंगू फीवर है डेंगू वायरस की वजह से हो रहा है, और ये वायरस कौन ट्रांसमिट कर रहा है जी? एडीज मॉस्किटो, ठीक है। अब हमने स्टार्ट किया थ्योरी एंड लॉ से। थ्योरी एंड लॉ की डेफिनेशंस के बाद हम एग्जांपल देखेंगे लॉ की, कि लॉ की दो एग्जांपल्स क्या है। पहले तो हम देखेंगे लॉ की एग्जांपल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के खसूसियात वालिदैन से औलाद में किस तरह मुंतकिल होती हैं। खसूसियात वालिदैन से औलाद में किस तरह मुंतकिल हो रही है? तो मेंडल ने साबित किया था कि खसूसियात वालिदैन से औलाद में थ्रू क्रोमोसोमल ट्रांसमिशन मुंतकिल होती हैं, ठीक है। और खसूसियात हमेशा वालिदैन से ही औलाद में मुंतकिल होती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि खसूसियात औलाद से वालिदैन में मुंतकिल हुई। किसने साबित किया था? मेंडल ने, और उसके बाद उसी बेस पे उसने अपने दो लॉ भी पेश किए, और ये कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा होता क्या है। डेटा एक इंफॉर्मेशन का नेम है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किस बारे में हो सकती है? वो ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज भी हो सकती हैं, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज। नेम्स ग्रुप ऑफ पीपल है जी, कोई से 5 से 10 बंदे उनके नाम को भी आप डेटा कह सकते हैं,
मुख्तलिफ वैल्यूज भी हो सकती हैं जो आप एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हासिल करें, उसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? डाटा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्या डाटा को हम रफ फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं? नहीं। डाटा को एक्सपेरिमेंटेशन में लाने से पहले जरूरी होता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए कि डाटा जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं, कौन से फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले ग्राफिक्स की सूरत में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके अलावा फ्लो चार्ट, जिस तरह आपने ईसीजी अगर आप की रिपोर्ट को देखें तो इस तरह से फ्लो चार्ट बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अलावा मैप्स की सूरत में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और डायग्राम्स की सूरत में भी। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम देखते हैं डाटा एनालिसिस। किसी भी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटेशन में ले जाने से पहले हम देखेंगे एनालाइज किस तरह किया जाए। तो डाटा एनालिसिस के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैट की दो टेक्निक्स हैं, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या है जी? अगर दो वैल्यूज को हम क्वोशिएंट की फॉर्म में लिख दें, a डिवाइडेड बाय b, इस तरह से लिख दें, या a और b के दरमियान कॉलन का साइन लगा दें, तो हम यहां पे से बोलेंगे a रेशो b, यानी a की निस्बत लिहाज दूसरे वैल्यू के। दो वैल्यूज को आपस में हम जोड़ दें अगर एक कॉलन के साइन से, तो इसे हम बोलेंगे रेशो, ठीक है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि 50 मलेरियल पेशेंट्स आउट ऑफ 200, तो आप इसे लिख सकते हैं 50 रेशो 200, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी रेशो। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन क्या होता है जी? अगर दो रेशोज को हम बाय साइन ऑफ इक्वालिटी कंबाइन कर दें तो इसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। जिस तरह मैं कर देता हूं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ये दो रेशोज को आपस में साइन ऑफ इक्वालिटी से जोड़ना, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का फायदा क्या होता है? अगर हमें तीन वैल्यूज पता हो तो हम चौथी को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह? सपोज कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन है 100। अगर कुछ मॉस्किटोज हम उन्हें अलाउ करते हैं कि 20 पीपल्स को इन्फेक्ट करें, तो हम देखते हैं सपोज किया हुआ हमने कि 20 में से 14 पीपल्स को मलेरिया हो जाता है, ठीक है। देन आउट ऑफ 100 कितने लोगों को होगा? तो हम यहां देखेंगे पहली रेशो आएगी 14 रेशो 20, यानी 20 में से 14 लोगों को हुआ था। हम फिर देखेंगे कि 100 में से कितने लोगों को होता है, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे मीन एंड एक्सट्रीम। ये 20x 100 14 ओवर 20, अगर ये 20 को हम इधर मूव कर दें, 25 का 100 14 5 का 70, तो हम देखते हैं 100 में से कितने लोगों को मलेरिया होगा, दैट इज 70। ये एग्जांपल लिए हमने रेशो की और प्रोपोर्शन की, कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट डाटा एनालिसिस के बाद हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये बायोलॉजिकल मेथड एक एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक प्रोसेस में किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। इसके बगैर साइंटिफिक प्रोसेस को सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल होता है मैथमेटिक्स के बगैर, ठीक है। इसलिए इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या यूज करते हैं जी? बोथ कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कंप्यूटेशनल यानी एप्लीकेशन हम कंप्यूटर भी करेंगे, और इसके अलावा स्टैट्स की डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक देखे दैट इज थ्योरी एंड लॉ, और उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है, उसे एनालाइज किस तरह किया जाता है।
इन टॉपिक्स में आपको फिर भी कोई दुश्वारी महसूस हो तो आप लोग स्कूल में आकर अपने टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।